बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महम कहानी। प्लीज़ नॉवेल को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नॉवेल की तरफ। तुम यहाँ कैसे? वो इतनी संजीदगी से बोला कि आयरा को लगा शायद अभी उसे भी डांट देगा। मैं तो बस शॉपिंग के लिए आई थी, आपको देखा तो। ओके, मैं चलती हूँ। वो हड़बड़ा कर वजाहत देती जल्दी से बोली और पलटने लगी। आइसक्रीम खाओगी? वो अचानक बोला तो आयरा हैरान हुई। उसे हर वक्त आइसक्रीम ही क्यों चाहिए होती है। थैंक्स के जवाब में दी चॉकलेट रिजेक्ट करके कॉफ़ी की फरमाइश की थी और हर बार मिलने पर आइसक्रीम खाकर चल पड़ता था। वो सर हिला गई। वो कॉफ़ी का नहीं कह पाया। कह देता तो बात ही ख़त्म हो जाती, फिर कोई उधार ना रहता और ईसा खान बग़ैर किसी वजह के कैसे मिलता फिर। रैम ने तुम्हारी शादी का बताया, हमने सोचा मिलकर ही पूछें। इतनी अचानक शादी? ऐसा भी क्या हुआ? कहीं प्राइवेट मीटिंग तो नहीं की जो वो पागल हुआ जा रहा है शादी के लिए? मनाल हंस कर आँख मारती पूछ रही थी। पर यहाँ ने बेचारगी से तीनों दोस्तों को देखा। वो स्पेशल घर मिलने आई थी, उसका आना तो अच्छा लगा था, मगर अब इनके सवालात उसे परेशान कर गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पर ऐसा आप ही ने कहा वो स्टेबल है इसलिए शादी करना चाह रहा है। मैं स्टडीज़ कंटिन्यू रखूँगी। उसने मुनासिब जवाब देकर वॉल क्लॉक में टाइम देखा। पूर्वा का आज पहला पेपर था, उसके आने की मुंतज़िर थी वो। जितनी वो डिस्टर्ब थी जाने कैसा पेपर हुआ होगा उसका। आनी उसे लेने के लिए गई हुई थी। चलो अच्छा है, शादी की तैयारी हो गई या रहती है? मिरहा ने सर हिलाकर बेड पर फैले ड्रेसेस देखते हुए सवाल किया। बस यही लिए हैं, बाकी सब हो गया है। ब्राइडल और मेहंदी का ड्रेस लेना है। शादी के इंतज़ामात तो अंकल कर ही चुके आलमोस्ट। कभी कभी तो लगता है अंकल ने डेट्स फाइनल होने से पहले शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। सबकी जल्दबाजी पर वो बेजारी का इजहार करती अपने ड्रेसेस देखने लगी, स्टाइलिश और कुछ हैवी से। ब्राइट कलर्स से उसने ऐसी ड्रेसिंग कभी पसंद नहीं की थी, अब जाने कैसे पहनेगी वो। सुनो, हदीस से मिली हो दोबारा? मनाल ने अचानक सवाल किया तो वो हड़बड़ा गई। वो दोस्त था मनाल का, यकीनन बताया होगा उसने, और न जाने क्या बताया हो। अजीब हो यार, वो क्यों मिलेगी? पहले भी गलती से मिली थी, हम सब जानती हैं। इस पर तुम्हारा किसी माफिया जैसा कब्ज़ा है, तो तुम परेशान मत हो। हान को उससे मिलने की ज़रूरत नहीं। शी इज़ इंगेज्ड एंड नाउ गोइंग टू बी मैरिड। रीमा ने चिढ़कर जवाब दिया। इस हदीदनामा से वो कुछ ज़्यादा ही उकता चुकी थी, पर यहाँ ने तशक्कर भरी नज़र से उसे देखा, जो लाइल्मी में उसे मुसीबत से निकाल चुकी थी। कम ऑन रैम, ऐसे ही पूछ लिया? इतना ऑकवर्ड फील कर रही हो मुझे? इतना बैकवर्ड फील कर रही हो मुझे? खैर, पर यहाँ शॉपिंग के लिए ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना। यू नो, मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर को जानती हूँ। मनाल ने रीमा को नाराज़ देखकर कहा और परयाहान की तरफ मुतवज्जा हुई। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? बस शादी ही तो है, रिलैक्स रहो। इतनी डर लग रही हो। तुम ऐसे बिहेव करोगी तो पूर्वा भी इंजॉय नहीं कर पाएगी। मिरहा ने उसे नरमी से समझाया तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर ले आई। गाड़ी के हॉर्न पर फुर्ती से उठकर भागी। दरवाजे पर पूर्वा थी, जिसका उतरा हुआ चेहरा बता रहा था जिसका जगमगाता हुआ चेहरा बता रहा था पेपर अच्छा हुआ। शाम तक मनाल वगैरह गई तो वो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। घर में परेसा के आने से रौनक लगी हुई थी। उसके बच्चों ने दोनों खालाओं को ऐसा मशगूल किया था कि वो सब भूल गई। पूर्वा ने बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम्स के दिन निकाले थे। फ्री होते ही वो थी और बच्चे। इस वक्त भी वो 1 साला अफरा को गोद में बिठाए 3 साला कैफ़ की दुनिया जहाँ की बातें चमकती आंखों से सुन रही थी। एक नहीं, दोनों उसे चाहिए थे। वो सारा दिन इन दोनों को लिए फिरती थी, पर यहाँ को मौका देती थी ना, और ना उनकी माँ को। हैरान कुन बात यह थी कि वो दोनों भी इस छोटी सी खाला के साथ काफ़ी खुश थे। पर यहाँ खुश होना? परेसा ने मुस्कुराकर इन तीनों की तरफ देखती पर यहाँ को देखकर सवाल किया था। हान के पास आई बैठी मायों का ड्रेस देख रही थी जो आज ही आया था। अब खुश ही होना है। मेरी स्टडीज़ अगर पूरी होने देते तो हर्ज ही क्या था। पर यहाँ ने मुंह बनाकर शिकवा किया। आनी ने बेचारगी से उसे देखा था। वो लोग पूरी करवाएंगे ना? पर यहाँ अब इस बात की वजह बनाकर बेजार सूरत बनाए रखोगी क्या? तो अच्छा नहीं लगेगा इन सब को, और तुम्हारा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? परेसा ने उसे खफगी से टोका। उसकी सास से बात हुई थी। वो लोग पढ़े लिखे अच्छे लोग थे। नरम मिजाज सास और नंदे इतनी दोस्ताना रवैया रखती हैं। बेटा, घराना और माहौल बहुत
मैटर करता है, सिर्फ लड़का सब कुछ नहीं होता। इसी मजबूरी को लेकर मैंने भी इनकार नहीं किया। आनी ने नरमी से उसे समझाया तो वो सर हिला गई। हाँ, ससुराल वाले तो जैसे मिलते थे लगता था सारी उम्र पलकों पर ही बिठाए रखेंगे। नरम मिजाज और खुश इखलाक, यही तो समझाती हूँ। मामा ने कुछ तो देखा ही था। शुक्र है इतनी पुरसुकून ज़िंदगी में गुजार रही हूँ, अब तो कोई गिल्ट नहीं। मैं तो अब बस पूर्वा का सोचती हूँ। मैंने सोचा था साथ ले जाऊँगी, मगर पूर्वा ने साफ इनकार कर दिया है। आनी अब कॉलेज जाने वाली हो जाएगी, हो सकता है प्रपोजल्स आए तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा कि पढ़ रही है, छोटी है, वगैरह वगैरह, और नहीं तो इंगेजमेंट कर देगा। परेशा ने एक बार फिर सामने बैठी पूर्वा को देखा, जो सिर्फ परियाहान की वजह से अब तक लापरवाह हुलिया अपनाए बच्ची बनी हुई थी। 1 मिनट सब्र रख लें, आप पूर्वा का नाम भी मत लें। अभी छोटी है वो, अभी स्कूल ख़त्म हुआ है। और गॉड, तौबा है आप लोगों से। परियाहान हमेशा की तरह माथे पर बल डाले आनी और परेशा को मना कर गई। हाँ तो शादी कौन कर रहा है, बस रिश्ता ही कर देंगे। परेशा ने भी उसकी तरह नाक चढ़ा कर कहा और आनी से बात करने लगी, जबकि परियाहान मज़ीद बहस भुलाए हैरान नज़रों से मोबाइल पर आती कॉल की तरफ मुतवज्जा हो गई। उसके मंगेतर की कॉल थी। वो मंगेतर जो इतने वक्त से गायब था और मैसेजेस कॉल्स तक इग्नोर करता रहा था। उसका जी चाहा अटेंड ना करे, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मोबाइल कान से लगा लिया और उठकर साइड पर हो गई। हेलो परियाहान, मर्दाना संजीदा आवाज़ पर वो मुतवज्जा हुई। जी मैं बोल रही हूँ, वो भी संजीदगी से बोली, लहजा सपाट सा था। आप मुझसे मिल सकती हैं प्लीज़, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो अचानक मलतजी लहजे में बोला। एक्सक्यूज़ मी, ऐसी क्या ज़रूरी बात है? जब मैं आपको मैसेजेस करती रही तो आप देखकर भी अनजान बने रहे। आज आपको ज़रूरी बात के लिए मिलना है, वो भी शादी के कुछ वक्त पहले। मुआज़त, अब शादी के बाद ही बात होगी। वो दांत कुचकुचाकर बदलिहाजी से बोली। वो जो हदीद से नरम लहजे में बोलती, वजाहत देती, बस बनने वाले रिश्ते का सोच रही थी। अब सब भुलाए फाड़ खाने को दौड़ी। मैं तब आपको जवाब देने के काबिल नहीं था, अब हूँ। मेरी बात को समझे, ये बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले ये बताना चाहता हूँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। वो अजीब से लहजे में बोल रहा था। परियाहान की छठी हिस्स ने कुछ बहुत गलत हो जाने का इशारा किया था। ओके, कहाँ मिलना है? न चाहते हुए भी वो मान गई। दिल बेचैनी से धड़क उठा था। वो मिलने की जगह बता रहा था। कोई आइसक्रीम पार्लर था। परियाहान ने नोट करके कॉल बंद कर दी। कल उसने माइयों बैठ जाना था। आनी ने पहले ही मना कर दिया था कि माइयों के बाद ना वो बाहर जाएगी, ना ज़्यादा मिलना जुलना करेगी, मगर इस वक्त इस मुलाकात के लिए हामी भरना पड़ी उसे मिलना ही था। इससे जाने वो कैसा दिखता होगा और क्या कहने वाला था, जाने अब क्या हो गया था। वो लब काटती सोच में गुम दोबारा से इन सब के पास जाकर बैठी। नन्ना कैफ माँ के मोबाइल पर इंग्लिश सॉन्ग लगाए डांस कर रहा था और उसके उल्टे सीधे अजीब स्टेप्स पर पूर्वा तालियां पीट रही थी। वो गायब दिमागी से सबके दरमियान बैठी रही थी। मोरे, आपसे एक बात कहूँ? खानी बेगम की गोद में सर रखे खानज़ादा ने अचानक सवाल किया। उसके नरम बालों में प्यार से उंगलियां चलाती खानी बेगम ने असबात में सर हिलाया। क्या आप मोरे गुल से नफ़रत करती हैं? उसके सवाल पर उनका हाथ रुक सा गया था। वो उनका बेटा था, इकलौता और लाडला बेटा। उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ था, मगर हर वक्त वो गुलजान की फ़िक्र में घुलता, उन्हें बेचैन करता था। पसंद करने के काबिल क्या है, मगर हाँ, मैं नफ़रत भी नहीं करती। वो साफ गोई से बोली। उसने आंखें खोलकर उनका चेहरा देखा। बहुत खूबसूरत नकोश और सफ़ेद चमकता रंग। हवेली में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और ख़ानदानी वक़ार, महंगा लिबास और अच्छे बैकग्राउंड की रौनक चेहरे पर थी। आप वेल एजुकेटेड हैं, ऊंचे ख़ानदान की बेटी हैं और बहू हैं, इज़्ज़त भी है, फिर भी आपको गुलजान मोरे नापसंद है। उनके पास ना अच्छी तालीम है, ना ही इज़्ज़त और ना ख़ानदानी बीवी होने का वक़ार, ना आपके बराबर हुस्न, ना ही अच्छा पहनावा। फिर भी वो तासुफ़ और दुख से माँ को देख रहा था। वो लब भींच कर रह गई। नाराज़गी से बेटे को देखा। उसके पास मेरा खानज़ादा जो है, जो मुझसे ज़्यादा उसकी परवाह करता है, उसका ख्याल रखता है, फिर भी पूछ रहे हो? उनकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। जिनके पास दुनिया की हर चीज़ हो, वो एक चीज़ में भी बंटवारा नहीं बर्दाश्त करता। आपका ख्याल नहीं रखता क्या? परवाह भी तो करता हूँ। आपकी गोद में सरक कर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं। मुझ पर सबसे ज़्यादा आप ही का तो हक़ है।
आप ही हक जता सकती हैं या फिर आपके बाद मेरी बीवी। वो आखिर में शरारती लहजा इख्तियार करता उन्हें हंसने पर मजबूर कर गया। उसके वजी चेहरे पर ये शौक़ी और मुस्कुराहट उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। बेसाख्ता नज़र उतारी। मोरे, क्या आप मेरे लिए वैसे स्टैंड नहीं ले सकती जैसे जैसे चच्ची लेती हैं? जैसे मूसा के लिए वो आगा जान के सामने भी डट गई थी। पलवशे के रिश्ते से इनकार किया था, वैसे आप क्यों नहीं करती मेरे लिए? वो उठकर बैठता उन्हें नाराज़ नज़रों से देखने लगा। वो हैरान हुई। बाल बिखरे हुए थे। कुछ वक्त पहले की मुस्कुराहट और शौक़ी अब ना थी। नीली आंखों में दुनिया जहाँ की संजीदगी भरे बैठा था। ऐसा लगता था ठान चुका है बारी बारी पूरे घर से लड़ने के लिए और सबसे नाराज़ होगा। फिर अंजाम भी तो देखो क्या हुआ। पसंद की शादी की मगर उस लड़की से कभी नहीं बनी। बेसुकून रहा। वो लड़की भी खुश नहीं रहती थी, उखड़ी उखड़ी रहती थी और एक दिन ऐसे ही दुनिया से चली गई। मूसा आज तक घर से दूर जाने कैसे अकेले जी रहा है। ये सब सना की नासमझी और ज़िद की वजह से हुआ। मैं अपने बेटे को ये ज़लालत दे दूँ? खानी बेगम ने संजीदगी से कहते हुए उसे देखा। वो सर डाले मुतासफ़ सा बैठा था। ये तो सच था। वो भी ये जानता था और मानता भी था। मूसा के उजड़ने का गम उसे भी था मगर वो गलत था। अपनी बीवी से शादी के तीसरे दिन बुरी तरह लड़ पड़ा था और फिर कभी रवैया अच्छा नहीं कर पाया था और इस सब की वजह सिर्फ वही थी जिसको आगा जान उसकी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते थे। मूसा का बहरोज़ ख़ान के यहाँ बहुत आना जाना था। बहरोज़ ख़ान के एक पोते से उसकी अच्छी दोस्ती थी। उसे आमना वहीं मिली थी, शरारती और शौक़ सी। वो अपनी दोस्त से मिलने आती थी। सामना होने पर अक्सर सलाम दुआ हो जाती थी। एक रोज़ उसने मूसा से अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है। मूसा हैरान रह गया था, इतना हैरान कि उसने ये सब घर आकर खानज़ादा से भी शेयर किया था। वो बेचैन था, एक लड़की चंद मुलाकातों में इतनी दीवानी कैसे हो गई। वो खामोशी से किनारा हो गया था, ना इनकार किया ना इकरार। उसका रवैया शायद उसे समझा गया था, तभी खामोश हो गई। मूसा भी सब भुला गया। वो जिससे मोहब्बत करता था उससे फुर्सत कहाँ थी कि आमना या किसी भी अनजान को सोचता या फ़िक्र करता। उसे आमना से मोहब्बत थी नहीं। फिर उसने आमना से शादी क्यों की? शायद अपनी मोहब्बत के रिजेक्ट होने पर। खानज़ादा नहीं समझ पाया था कभी और ना मूसा ने बताया था। खान, क्या हुआ बेटा? माँ की पुकार पर वो ख्यालों से जागा और सर झटक कर गहरा सांस भरा। मोरे, बस इतना याद रखिएगा, मैं मूसा नहीं हूँ। आप इसकी गलती की वजह से मेरा साथ नहीं दे रही। वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला। आज जो बात तुम्हें नाइंसाफ़ी लग रही है वो कल समझ जाओगे। बड़ों के फ़ैसले कभी गलत नहीं हुआ करते। खानी के समझाने पर वो संजीदगी से उन्हें देखने लगा। सब घर वाले उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर रहे थे। वो अनजान थे खानज़ादा अपनी मनमानी पर आया तो क्या कर जाएगा। अभी वो कोई जवाब देता कि मुलाजमा ने आगा जान का बुलावा दिया। वो उठकर मर्दान खाने पहुंचा। क्या हुआ, सब खैरियत है आगा जान? वहाँ आगा जान और ख़ान दावर परेशान से बैठे थे। वो उनके पास बैठता फ़िक्र से पूछने लगा। ख़ान जवार पर कातलाना हमला हुआ है, हॉस्पिटल जाना है, चलोगे या बाद में आ जाओगे? ख़ान यूसुफ़ की बात पर वो घबरा गया। दावर भी लब भींचे बैठा था। मैं भी चलूँगा, वो ठीक तो है ना? कब हुआ ये? किसने किया? उसने परेशानी से सवाल किया। हाँ, अब ख़तरे से बाहर है। हाकिम ख़ान ही जलालत पर उतर आया है। पहले एक बार ख़ान आज़िर पर हमला हो चुका है मगर गार्ड्स ने बचा लिया था। आज ख़ान जवार घटियापन की हद ख़त्म कर रहे हैं। वो इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बैठे थे। उसने दावर को देखा जो बेबसी से आगा जान को देख रहा था। आगा जान, इनको ये करके क्या मिलेगा आखिर? सुलह तो एक तरफ मज़ीद दुश्मनी हो जाएगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये मुझे किसी और दुश्मन की चाल लगती है। उनकी बात पर खानज़ादा ने भी सर हिलाया। तुम और यावर तो वैसे भी दूर रहो इस मामले से। यहाँ तुम लोग इस हाकिम ख़ान को कभी गलत कहोगे भी नहीं, आखिर नाना है तुम्हारा। आगा जान की सर्द आवाज़ पर दावर ने लब भींच लिए। मैं पता करवा लूँगा सारा मामला, आप बग़ैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम मत लगाएं। आगा जान, हॉस्पिटल जाने की तैयारी करें। क्या फ़जूल बहस लिए बैठे हैं यहाँ? खानज़ादा ने उन्हें टोक कर अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाया। तुम जाकर जनान खाने में बिना बता दो हम लोग किसी जानने वाले के यहाँ जा रहे हैं। हवेली में किसी को ख़बर नहीं होनी चाहिए इस बात की। रोना धोना शुरू हो जाता है। ख़ान यूसुफ़ ने
दावर से कहा तो वो उठकर जनान खाने की तरफ चला गया। खानज़ादा कॉल अटेंड हो जाने पर एक तरफ होता बात कर रहा था। अदब खान, कहाँ मरे पड़े हो इतने दिन से तुम? वो अपने ख़ास बंदे पर भड़क उठा था। खान साहब, आपने खुद कहा था कुछ दिन के लिए आपके सामने ना आऊँ। अदब ने मन मनाते हुए जवाब दिया, बकवास बंद करो। हवेली वालों पर दूसरी मर्तबा हमला हुआ है और तुम घर बैठे हो। मुझे खबर क्यों नहीं दी? तुमसे कहा था ना, हर तरफ नज़र रखा करो, पता करो किसकी जुरात हुई है और क्या वजह है। एक दिन के अंदर अंदर सब पता करके आओ। हुक्म सादिर करके वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा और ड्रेस चेंज किया। हवेली की औरतों को भनक नहीं पड़ने दी थी। वो लोग खामोशी से अपने गाड़ियों में शहर की तरफ रवाना हो गए थे। वो आईटी डिपार्टमेंट की लैब के सामने से गुजरती, कभी लेक्चर रूम में झांकती, कभी इर्द गिर्द बिखरे स्टूडेंट्स को देख रही थी। ईसा 2 दिन से गायब था, जाने फिर क्यों नहीं आ रहा था। अजीब बात थी, इतने वक्त से वो मिल रहा था, नंबर दिया था और ना उसने लिया था। उसके दोस्त भी आज नज़र नहीं आ रहे थे कि उनसे पूछती। मायूस होकर वो कैंटीन में जा बैठी। आज सोचा था उसे कॉफ़ी पिला लेगी, हर बार वो खुद आइसक्रीम खिला देता था। अब उसे भी उधार चुका देना चाहिए था। उसकी गैर मौजूदगी पर परेशानी भी महसूस हुई थी। कुछ दिन पहले हुई बातों का ख्याल आया तो चौंकी। फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है मैंने, मेरे भाइयों ने फोर्सली ज्वाइन करवाया है। कंपनी की आईटी टीम का हेड चाहिए और चाहते हैं ये पोस्ट मैं संभालूं। उसने कुछ दिन पहले चिड़चिड़े लहजे में बताया था। ये तो अच्छा है, लोग जॉब्स के लिए मिन्नतें करते हैं और आपको बिन मांगे मिल गई। वो हैरान हुई थी। लोग स्टडीज़ के बाद जॉब मांगते हैं, मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर है अभी, और वो खुद पढ़ाई के बाद भी 1 साल वेस्ट करके बिज़नेस में इन हुए थे। मैं अभी से क्यों? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, मेरे घर वाले जालिम हैं, उनका बस नहीं चलता, मुझे हर जगह फंसाकर मेरे दिन रात बर्बाद कर दें। वो घर वालों की शिकायत लगाता कोई नाराज़ छोटा सा बच्चा लग रहा था जिसे हर बात पर एतराज़ हो। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसी दबाती रही और ईसा ने देखते ही इस बुरी तरह से उसे लिताड़ा था कि वो हंसना भूलकर सचमुच परेशान हो गई। वो बिगड़ कर चला गया था और अगले दिन भी वैसे ही सामना होने पर मुंह फेर गया था। वो कोक पीती, सब बातें याद करके मुस्कुराई। यकीनन वो बेचारा लड़का अपनी अनचाही जॉब में फंसा होगा। बस कुछ वक्त के लिए उसकी कंपनी में ज़रूरत थी, जब तक कोई काबिल एतमाद एम्प्लॉय नहीं मिल जाता। मगर उसने इतनी सी बात को भी ऐसा बढ़ावा दिया था कि वाकई उसकी फैमिली नाइंसाफ़ लगने लगी थी। कुछ वक्त पहले तक वो इस यूनी में पढ़ने आती थी, दोस्तों के साथ रहती थी, मगर अब तो बस डेली आकर नज़रें ईसा खान को ढूंढती थी, जो बज़ाहिर आज भी वैसा ही मगरूर था, मगर इससे अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। हल्की फुल्की हेलो हाय। पूरा दिन उसका अच्छा गुजरता था। जैसे वो स्पेशली आयरा को वक्त देता था, उसे यकीन था ईसा उसे पसंद करने लगा है, और यह ख्याल आते ही उसकी रगवापे में अजीब करंट सा दौड़ जाता था। मोहब्बत जिस इंसान से हो जाए वो लाजवाब लगता है, और अगर वो लाजवाब इंसान भी मोहब्बत कर बैठे तो ईसा खान तो फिर बेशक लाजवाब था। उसके दिन रात इस जैम में गुजरने लगे थे। वो मोहब्बत कर बैठा है, पसंद करता है, वो भी आयरा को। वो पूरी यूनी में सबको छोड़कर आयरा के पास आता था, सबसे हाय हेलो करता था, मगर सिर्फ वही थी जिसके साथ आइसक्रीम खाने जाता था। वो मुस्कुराती जा रही थी। बड़ी मुश्किल से आनी को मनाकर वो रीमा के साथ कुछ सामान लेने का बहाना करके आई थी। आइसक्रीम पार्लर में वो मतलूबा टेबल की जानिब बढ़ी तो रीमा रुक गई। क्या हुआ? उसने चौंक कर रीमा को देखा। पागल हो क्या? मैं साथ जाकर क्या करूँगी? तुम जाओ, बात करो, वो वहाँ बैठो। रीमा ने दूसरी जानिब टेबल की तरफ इशारा करके कदम बढ़ाए तो वो भी सर हिला के आगे बढ़ी। पर यहाँ मतलूबा टेबल पर बैठा पुरकशिश सा लड़का उसे देखकर खड़ा हुआ तो वो सर हिला गई। सीट पर बैठकर सरसरी नज़र से उसका जायज़ा लिया। वो काफ़ी पुरकशिश और वेल ड्रेस था। जल्दी बात कीजिए, मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, जल्दी वापस जाना है। इससे पहले कि वो तमहीद बांधता या बात का आगाज़ करता, परियाहान ने जल्दी मचाई। परियाहान, देखें, मुझे गलत नहीं समझिएगा, मगर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। उसने परियाहान के सर पर धमाका किया। क्या क्या कहा आपने?
क्या कहा आपने? वो इतनी ज़ोर से बोली कि इर्द गिर्द बैठे लोग मुतवज्जा हुए। वो संभल कर बैठता, शर्मिंदगी से सबको देखता मुआज़त कर रहा था। पर यहाँ की फटी फटी आंखें उस पर जमी थी, जो उसका मंगेतर था, जिससे वो आज पहली बार मिल रही थी, जिसने शादी से चंद दिन पहले मिलकर पहली बात यही की कि वो शादी नहीं करेगा। कितना अजीब मजाक हुआ था उसके साथ। मैं शर्मिंदा हूँ इतनी देर से बताने पर, मगर मैं जानता हूँ शादी सर पर है, लेकिन शादी के बाद घर टूटने से अच्छा है अभी बता दूँ। वो शर्मिंदा लहजे में बोल रहा था, पर यहाँ को लगा शायद ये कोई प्रांक है। कुछ दिन पहले वो जल्दी मचा रहा था शादी के लिए और आज इनकार कर रहा है। तो ये बकवास आपने पहले क्यों नहीं की मिस्टर? शादी करने की जल्दी आपको ही थी। मेरी डिग्री के दरमियान ये डिस्टर्बेंस फैलाकर अब आप, बल्कि इस मेहरबानी की क्या ज़रूरत थी? शादी के दिन बता देते कॉल करके, मेरा क्या था? लोगों से मुआवज़त कर लेती कि अब आपका माइंड बदल गया है, इसलिए शादी अब नहीं खेला जाएगा। वो सर सपाट लहजे में बोलती उसे खड़े खड़े गाड़ रही थी। वो हैरान सा उसे तक रहा था। उसने तो सुना था बहुत शर्मीली और कमगो लड़की है। आज जब वो आई थी तो वाकई मासूम सी छोटी सी लड़की लगी थी, मगर अपनी शक्ल के बरक्स वो काफ़ी ज़बान दराज थी। आई एम सॉरी, शायद मैं शादी कर लेता या फिर पहले बता देता। इस सब में अकेले मेरा कसूर नहीं, आपके खालू मिस्टर वकार भी बराबर के हिस्सेदार हैं। उसकी बात पर यहाँ साख्त हुई। अंकल का क्या जिक्र था यहाँ? सारी अकड़ और गुस्सा झाग बनकर बैठा था। क्या मतलब? उसके लब फड़फड़ाए थे। क्या मतलब? उसके लब फड़फड़ाए थे। देखें, मेरी बात तहम्मुल से सुनना। आपके खालू मिस्टर वकार को किसी कंपनी में शेयर्स ख़रीदने के लिए 1.5 करोड़ चाहिए, जिसमें से हाफ़ उनके पास हैं, मगर बाकी हाफ़ के लिए वो आपकी शादी कर रहे हैं। आपके नाम जो प्लॉट है उसकी इस वक्त कीमत 50 लाख से ज़्यादा है। आपका प्लॉट बेचने के लिए उन्होंने घर में बात की तो आपकी खाला ने साफ मना कर दिया, और वो आपसे कहकर बुरे नहीं बनना चाहते थे। वो आहिस्तगी से बोलता जा रहा था, पर यान साख्त बेयकीन सी सुन रही थी। अंकल ने उनके सामने तो कभी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ज़ाहिर नहीं किया था। उसे शक हुआ सामने बैठा अजनबी झूठ बोल रहा है, इल्ज़ाम लगा रहा है। उन्होंने मुझे लालच दिया था कि आपसे शादी के बाद वो प्लॉट आपसे लेकर उन्हें दूं और शेयर्स में से 2% मेरा हिस्सा होगा। उसने शर्मिंदगी से सर झुकाकर बताया और ज़रा रुककर बात जारी रखी। मैं मान गया, आई एम सॉरी, मगर मैंने सोचा आपको खामोशी से दोबारा प्रॉपर्टी दे दूंगा। मैंने जो फ्रेंड्स के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया था इसमें लॉस हो रहा था। मुझे भी ज़रूरत थी तो लालच में आ गया था, इसीलिए मैंने शादी जल्दी करने का कहा। हमें जल्दी पैसा चाहिए था। पर यहाँ जैसे सांस रोके सब सुन रही थी। ज़िल्लत का शदीद एहसास हुआ। उसकी कहीं भी वैल्यू नहीं थी। यहाँ तो सारा जिक्र इस ज़मीन के टुकड़े का था जो माँ बाप ने मरने से पहले तीनों बेटियों के नाम किए थे। मेरा एक फ्रेंड फॉरेन से आया है, उसने हमारे कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है, जिससे हमारा लॉस कवर हो गया है। मैंने आपके खालू से इसके बाद मुआवज़त भी की। उन्हें बहुत समझाया कि आपसे कह दें आप खुद वो प्लॉट सेल करके पैसे दे दें, मगर वो नहीं माने। तब आपके मैसेजेस और कॉल्स आती थी और मेरे पास सिवाय शर्मिंदगी के कोई जवाब नहीं था। देखें पर यहाँ मेरा आपसे कोई लगाव नहीं। आपकी बेजारी और नापसंदीदगी की बात तो जो रहा सहा रिश्ते में पसंदीदगी का अंसर था वो भी जाता रहा। इंगेजमेंट के बाद आपने ना कभी बात की, ना मैं शुरू में कोशिश करता था बात करने की, मगर आपकी तरफ से कभी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आप कोई टिपिकल शाय सी मिडिल क्लास लड़की तो नहीं हैं कि इस सब को आपकी शर्म समझता कॉन्फिडेंट हैं, कोई एजुकेशन में पढ़ती हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमती हैं, मगर सिर्फ मुझे इग्नोर करना। आई नो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं मुझ में। मैं रिस्की रिलेशन नहीं चाहता। पहले बिना सोचे समझे शादी कर रहा था, मगर अब मैं ये फ़र्ज़ी रिश्ता नहीं रख सकता। अपनी एक कज़न से फ्रेंडशिप है और वही मुझे शादी के लिए सूटेबल लगती है। आई एम सॉरी, बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला लिया है। अपने घर वालों से बात कर लूँगा। बस आपको पहले बताना ज़रूरी समझा। मैं ये शादी नहीं कर सकता।